जय हिंद एवरीवन। तो आज आज देखिए, आज हम लोग ना ये बुक पढ़ेंगे। इसका नाम है मैथ्स अहेड। तो ये मैथ्स अहेड ये स्पेशली करके सेंट थॉमस वगैरह या दिल्ली वगैरह की बुक्स वगैरह में चलती हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज ना हम इस पूरे बुक्स को समराइज़ करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। और इसमें सबसे जो स्पेशल चैप्टर है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो सबको समझ में नहीं आती है। तो हम यहाँ ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है और कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये है आपका। ठीक है, आप चाहे तो जो भी सेंट थॉमस के बच्चे हैं आप उनको कर सकते हैं, और ये नॉर्मली सभी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही कॉन्सेप्ट होती है। उसी कॉन्सेप्ट पे हम सबको चलना होता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग ना समझते हैं कि अलजेब्रा है क्या। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होते हैं। अलजेब्रा एक अरिथमेटिक है। ठीक है, अरिथमेटिक होती है जिसको हम नंबर और सिंबल से यूज़ करते हैं। सिंबल नंबर तो आप जानते हैं, जैसे डिजिट्स हो गए 1 2 3 4, और सिंबल जैसे XYZ। ठीक है, तो जिनके साथ अब देखिए इसमें भी ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देते हैं। जैसे एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर मुझे कांस्टेंट बताना है कि कोई कांस्टेंट और वेरिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट एंड वेरिएबिलिटी। तो देखिए कांस्टेंट क्या होती है। मान लीजिए अगर कोई एक नंबर रखा है 5 6 7 और इसके साथ कोई भी सिंबल ना हो, सिंबल जैसे XYZ। ठीक है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो हमेशा 5 ही रहे, 6 ही रहे, 7 कभी भी चेंज ना हो, इट डज़ नॉट चेंज, दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके एक वीक्स है। ठीक है, वीक्स, तो देखो वीक्स क्या होते हैं, 7 होते हैं। एक वीक्स में 7 डेज़ होते हैं। तो अब देखो ये 7 डेज़ आप कभी चेंज कर सकते हो, कभी नहीं चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इट डजेंट चेंज, इट डजेंट चेंज। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक, जैसे एक साल, 1 ईयर में 12 डेज़, 12 मंथ होते हैं। तो अब देखो ये 12 मंथ आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब वेरिएबिलिटी में क्या होती है कि वेरिएबिलिटी क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है कि मान लीजिए कि अपने पास ना 2 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर है, फिर 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। मतलब एक तरीके का नंबर, जो यूनिट्स होती है या नंबर्स होती है वो क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इस तरीके की वेरिएबिलिटी देखने को मिले हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और लिटरली हम इसको लिटरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर, लिटरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब आप, मुझे लगता है आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक, अब देखिए, अब इसमें इसको समझने के बाद ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते कैसे हैं। तो हम बात करते हैं एडिशन की, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखिए इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 + 4 रख दिया तो ये हो गया 10, या फिर x + 5 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो x बराबर -5। क्यों, क्योंकि जब भी प्लस होता है तो वो माइनस में चला जाता है अगर इक्वल के उस पार जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन x -3 या 6 - 4 आप रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 और x -5 यानी कि x बराबर +5। तो इस तरीके के एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में जैसे मान लीजिए हमने 3 को 4 टाइम्स लिख दिया। जब हमने 3 को 4 टाइम्स लिख दिया तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या कर देना है, 3 × 4 यानी कि 3 × 4 = 12।
तो ये इस तरीके के, इसी तरीके से अगर हम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस रखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी कि 4a। तो इस तरीके से हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम b प्लस बी रखें तो ये हो जाएगा 2b। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। और डिवीज़न में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिवीज़न में आप क्या हो गया 20 बाई एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 20/5, तो आगे आंसर 4। तो इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि कांस्टेंट और वेरिएबिलिटी क्या होती है, जिसमें आप उसको हटा दीजिए, रख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो फिक्स हों, कभी चेंज ना हो, वो होती है कांस्टेंट। वेरिएबिलिटी होती है जो हमेशा नंबर वेरिएबल करता रहे, यानी चेंज करता रहे। और एडिशन सब्सट्रैक्शन नॉर्मली ऐसे होती है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ी सी बेसिक। अब हम ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो रिटन हो, जो नंबरिंग में होती है, यानी कि स्टेटमेंट शो करती है। और स्टेटमेंट को कहता है कि आप इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में लिख के दिखाइए, इक्वेशन फॉर्म में लिख के दिखाइए, या फिर लिटरल नंबर यूज़ करिए, कुछ बेसिक ऑपरेशंस करिए। तो इससे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखा है 4 लेस देन अ नंबर x, ठीक। अब इसको कैसे करना है, 4 लेस देन नंबर x का मतलब है कि जो हमारा 4 है ना, लेस है, किससे लेस है, x से। इसको समझिएगा, 4 लेस देन का मतलब है कि माइनस करना। देखो जब भी लेस देन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, लेस देन, तो हमें माइनस कर देना है। जब भी हमें मोर देन पूछ लिया जाए तो मोर देन क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब भी हमसे टाइम्स कह दिया जाए, कितने टाइम्स है, तो हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 चीज़ें आपको फोकस में रखनी है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि 4 लेस देन अ नंबर x, तो हमारा x एक नंबर है जिससे 4 क्या है, लेस देन है, यानी x माइनस 4। जिसका जो इक्वेशन बन के आता है x माइनस 4, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो x बराबर +4, ठीक। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे इन्होंने कह दिया कि 5 एडेड टू द प्रोडक्ट 5 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y, ठीक है, 3 एंड y। अब आप देखिए आप इसको कैसे करोगे। अब ये कह रहे हैं कि 5 एडेड, यानी कि 5 को ऐड किया जा रहा है, किससे, 5 को ऐड किया जा रहा है। अब देखो प्रोडक्ट मतलब भी ये समझ के चलो कि वो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट मतलब भी क्या हो गया, प्रोडक्ट मतलब भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है कि 5 को ऐड करना है किससे, 3 वाई, यानी कि हमने 3 और y को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया, 3y, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3y। बताइए आपको ये बात क्लियर हुई ना। तो इस तरीके से आंसर आते हैं। अगर इसी में कह देंगे कि आप इसका y की वैल्यू बताइए, तो 5 + 3y इज इक्वल टू 0, और 3y इज इक्वल टू -5, और y इज इक्वल टू -5/3। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इस ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको ये बात क्लियर हो गई। अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे को, देखो ये क्या है ना, बेसिक चीज़ें। अगर आपने बेसिक चीज़ें समझ ली तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि अपने इन्होंने एक क्वेश्चन और किया हुआ है, और वो क्वेश्चन है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि 1/2 ऑफ अ नंबर z। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ,
एक नंबर है z, उससे हाफ है, इसका मतलब है कि हमें z को क्या कर देना है, न्यूमरेटर में रखते हुए z/2 कर देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया z/2। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इन्होंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स p एंड q। ठीक है, अगर मैं p सम ऑफ टू नंबर का मतलब है कि हमने ना ये जो नंबर है p एंड q, अगर हम दो नंबर को सम कर दें तो मतलब बस आपको सम करने के लिए कह रहा, आगे की प्रोसेस वो आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो p प्लस क्यू हो गया। अभी ये छोटे छोटे इक्वेशंस आप इसको समझो, क्योंकि ये बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछा जाता है। अभी आपको हम आगे 7th में भी ले जाएंगे, अभी आपको मैं बेसिक क्लियर करा रही हूँ। अब जैसे इन्होंने कहा 6 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ 7 एंड x। अब इसका क्या, देखो एक चीज़ समझो, जो पहला नंबर है ना उसके बगल वाला जो बात कह रहा है पहले उसको रख लो। तो 6 टेकन यानी 6 ले लिया जा रहा है। ठीक है, किससे, फ्रॉम द सम ऑफ 7 एंड x। ठीक है, फ्रॉम द 7 यानी कि अगर हम 7 और प्लस x को क्या कर दें, प्लस कर दें, क्योंकि क्या कह रहा है, सम कह रहा है, कर दिया। अब इससे क्या किया जा रहा है, 6 ले लिया जा रहा है। और टेकन अवे का मतलब ले लेना, तो 6 यानी कि टेकन अवे यानी माइनस हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 2 रुपये, आपके पास 2 + 3 रुपीज़ है। ठीक है, 2 + 3 रुपीज़ है, उसमें से 1 रुपया मैंने ले लिया, तो आप क्या करोगे, 2 + 3 करोगे, फिर -1 करोगे ना, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि 7 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ p एंड 2। अभी क्या करें कि 7 को डिवाइड किया जा रहा है। 7 को डिवाइड करने का मतलब ऊपर 7 आ गया, यानी हमारा जो 7 है ना, ये क्या है, न्यूमरेटर है। क्या है ये, न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये 7 हमारा न्यूमरेटर। 7 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, बाय द डिफरेंस ऑफ p एंड q, यानी कि हमारा जो डिफरेंस का भी मतलब क्या होता है, माइनस। डिफरेंस का मतलब हो गया माइनस, यानी p - 2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी बात क्लियर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से समझ के हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम आप ले चलते हैं आपको। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ट्वाइस द नंबर x added to 3 times a number of y। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ट्वाइस द नंबर x का मतलब है कि 2, ट्वाइस मतलब 2 और नंबर x का मतलब x। समझ में आ गया। एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर ऑफ 3y। 3 टाइम्स का मतलब हो गया, मैंने क्या बोला, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3y से, यानी कि पहले तो ऐड किया गया और फिर 3 टाइम्स अ नंबर 3y। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो देखो कितना इजी था ना, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशंस कैसे लग रहे हैं। और देखो अगर आप इक्वेशन नहीं समझोगे ना, तो आगे की जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाओगे। फिर आप इसी में अटके रहोगे, अरे इस इक्वेशन का क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा। फिर आप जब यही नहीं समझ पाओगे तो आगे ही क्वेश्चंस कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको समझना सबसे पहले, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बेसिक सिखाना चाहती हूँ, पहले आप बेसिक सीखो। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। लेंथ यानी कि एक लेंथ है, यानी कि एल है, क्या है, लेंथ है, लेंथ यानी एल है। एंड ब्रीथ क्या होती है, बी होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पे एल प्लस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट यानी कि एल इंटू बी लगेगा। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आपको ये आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। एटलीस्ट आप यहाँ तो नहीं फंसोगे ना। देखो बाद में क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसी में फंस गए तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। ठीक, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा मेरा क्या होता है ना कि देखो, एक तो मोबाइल से बना रही हूँ, ठीक है, ऊपर से अभी मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया है। मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगी, थोड़ा मुझे समय दीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पहले हम कोफिशिएंट समझते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमेशा एक्स और वाई होते हैं। कोफिशिएंट जैसे एक्स और वाई क्या होते हैं हमारे, वाई नहीं जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैक्सिमम करके एक्स वाई जेड ही लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि मेरे पास 5xy है और इसमें पूछ लिया जाए कि कौन सा कोफिशिएंट है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो हमारा 5 है ना, वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स एंड वाई का क्या है, कोफिशिएंट है। तो हमें क्या बताना है, 5 जो भी वेरिएबल, 5 क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ 5 की जगह 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे। ओके, शायद मैंने आपको थोड़ा थोड़ा उल्टा बता दिया। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट जानने के लिए वेरिएबिलिटी ढूंढनी होगी, और वेरिएबल क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो वेरिएबल है ना वही कोफिशिएंट है, ठीक है, जो वेरिएबल है वही कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अ कोफिशिएंट, COE, अ कोफिशिएंट कैन आल्सो हैव अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कोफिशिएंट है ना वही वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, 9 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 9 हो, वो हमारा क्या है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x, तो यहाँ पे x का वेरिएबल कौन है या फिर कोफिशिएंट कौन है, 5 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। अब मैं आपको ना बताती हूँ कि कैसे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे ले जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने थे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे, अभी देखो बेसिक पढ़ो, अगर आपने ये बेसिक समझ में आया तो आई होप, मैं आपको पक्का बता दूँ आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप घर पे जाके करना और मुझे कमेंट पर सेंड करना कि कैसे इसको करना है। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ m and 10 एडेड टू 10। एक ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, 5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, कॉमा लेस देन 10। समझ के करिएगा, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, थैंक यू। और आप इसको करिए, बट अपने लोगों को भी दिखाइए ताकि ये आगे जा कर के वीडियोस क्लियर हो सके, ओके। बाय बाय, गुड नाइट।